अब हम लोग देख लेते हैं कि गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ताप बढ़ाएं घटाएं तो गतिशीलता पे कोई प्रभाव पड़ेगा, और इसी बहाने हम लोग ताप पे भी देख लेते हैं। हमने आपको बताया है कि श्रांतिका निश्चित ताप पे ये भी नियत रहता है, तो अगर ताप निश्चित नहीं है तो इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, ये भी इसी बहाने देख लेते हैं। ठीक है ना। चलो, तो आप लोग हेडिंग करो एक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी। नहीं, बातचीत मत करो बेटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। चलो हेडिंग बनाओ, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। दिख रहा है? कर ली? ठीक है, अब आप समझना स्टार्ट करो। हम लोग ताप बढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ रही है? देखिए लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर आवेश वाहकों की या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, धातु में कौन आवेश वाहक होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ना। तो लिखेंगे ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये चीज़ पहला पॉइंट, इसको बिंदुवार हम लोग समझेंगे। ये स्टेटमेंट सबको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो गति किसके कारण कर रहे हैं? ऊष्मीय चाल के कारण ही तो गति कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू निर्भर किस पर करती है? ताप पर निर्भर करती है। कमरे के टेम्परेचर पर उनको उसमें मिलता है, वो गतिज ऊर्जा में बदलते हैं और इधर उधर धन आयनों से टकराते रहते हैं। तो अगर हम ताप को बढ़ाएं तो उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा तेज़ी से वो चलेगा। ज़्यादा तेज़ी से चलने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन था ऐसे धन आयनों से टकराता रहता था। किससे? ये चीज़। और इनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेट 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, ये ऊष्मीय चाल होता था या ऊष्मीय वेग होता था। बात समझ में आ रही है? ये चीज़। अगर औसत ऊष्मीय वेग की बात करोगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऊष्मीय चाल क्या था बेटा? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अगर ताप बढ़ाए तो ये बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब ये हुआ कम समय में ज़्यादा दूरी तय करना। ठीक है ना। तो अब धन आयनों से जल्दी जल्दी टकराएगा। बात समझ में आ रही? यानी कम समय अंतराल में ज़्यादा दूरी तय करेगा। कह सकते हो प्रति सेकंड धन आयनों से टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर 1 सेकंड में, एग्जाम्पल के तौर पे 1 सेकंड पे मान लो 10 बार टकराता था, तो 1 सेकंड में अब 20 बार टकराएगा या 25 बार टकराएगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, जिससे क्या लिख देंगे? जिससे, ऐसे लिखोगे तो आपको याद रहेगा बढ़िया। चलो, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से, किसे बेटा? प्रति सेकंड, प्रति टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी।
ये बात भी समझ में आई, कोई डाउट वाली तो बात है नहीं। अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसकी उसमें चाल बढ़ेगी, उसमें चाल से होगा क्या, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा, इसका मतलब है जल्दी जल्दी टकराएगा धन आयनों से, ठीक है ना। तो प्रति सेकंड का मतलब एक एक सेकंड में टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा अब आप खुद बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन का पथ था कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे टकराता था, यहाँ धन आयन होते थे, यहाँ पर, यहाँ पर। श्रांति काल आप किसको बोलते थे, दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को। बात समझ में आ रही, यानी कि ये दोनों क्रमागत टक्कर, इनके बीच अगर T1 समय लगा, इनके बीच अगर T2 समय लगा, ऐसे T3 समय लगा होगा। बात समझ में आ रही है। मान लो यहाँ धन आयन है, ऐसे टकराया, टकराने के बाद इसका दिशा बदल जाएगा, तो ये सब बराबर होता नहीं था, हमको एक फिक्स समय अंतराल बताना होता था, हम लोग इसका औसत ले लेते थे। क्या ले लेते थे, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की, ऐसे जोड़ देते थे, जोड़ देते थे। मान लो यन धनायन यन बार वो टकराता था, बात समझ में आ रही है, यानी समय अंतराल कितना था, यन था, ऐसा मान लो, तो यन से हम लोग भाग कर देते हैं, इक्वल टू इतना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यही होता था आपका क्या, श्रांति काल, यानी इन दोनों टक्करों, दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी टकरा रहा है, इसका मतलब है कम टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा होगा, यहाँ से यहाँ भी, इन सब का मान क्या हो गया होगा, घट गया होगा, तो इसका मान घटा होगा नहीं घटा होगा, घटा होगा नहीं घटा होगा। अरे भैया इन्हीं दोनों क्रमागत टक्करों के बीच का ही तो समय अंतराल है, बस उसको एवरेज लिया गया, तो अगर वो कम हो गया तो उनको जोड़ोगे और भाग करोगे तो उसकी भी वैल्यू तो कम होगी, ये तो कम होगा नहीं, ये तो कम होने वाला नहीं ये चीज़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय चाल बढ़ा, ऊष्मीय चाल से क्रमागत टक्करों की संख्या बढ़ने लगी प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉनों की जो धनायनों से टक्करों की संख्या थी वो प्रति सेकंड बढ़ने लगी। इसके बढ़ने से हुआ क्या, टा का मान घट गया, यानी औसत समय अंतराल जो होता था दो क्रमागत टक्करों के बीच का, उसका मान क्या हुआ, कम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फलस्वरूप श्रांति काल लिख दें, श्रांति काल यानी कि टा में कमी हो जाती है। ये भी कहानी समझ में आ गई, कोई डाउट, ओके। तो अगर श्रांति काल कम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, चूँकि अभी हम लोग कल ही प्रूफ किए हैं वी डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई अपॉन एम इंटू टा, यही तो प्रूफ किए हैं। बात समझ में आ रही है, ओके। और ई यहाँ पे क्या है बेटा, गुणे में इधर ले आओ, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो बी डी अपॉन ई, बी डी अपॉन ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, ई बटे एक कर सकते हो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर, कैपिटल ई तो इधर चला है, तो ई टा अपॉन एम, ये खुश है, ई टा अपॉन, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और बी डी अपॉन ई ही क्या है, मोबिलिटी है, यही तो गतिशीलता है, बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा तो हम लोग कह सकते हैं चूँकि गतिशीलता न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई टा अपॉन एम, और हम सभी जानते हैं ई बाई एम फिक्स है, नियत है, क्योंकि ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, दोनों के दोनों फिक्स हैं। तो इसका मतलब है गतिशीलता किस पर निर्भर कर रही है, ताप श्रांति काल पर निर्भर कर रही है। हाँ तो लिख सकते हैं इसलिए म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अगर ताप फिक्स है, ताप पर ही बदलता है, ये टा है ना, अगर ताप नियत है तो टा भी नहीं बदलता, वो भी फिक्स हो जाता है।
निश्चित ताप पर ताप भी फिक्स होता है। देखो अगर ताप फिक्स रहेगा तो उसमें ये चाल फिक्स रहेगा, उसमें ये चाल फिक्स है तो जो धनायनों से प्रति सेकंड टक्कर की संख्या थी वो भी फिक्स रहेगा, यानी उतने ही टाइम में पहुंचेगा। तो औसत समय अंतराल भी फिक्स रहेगा, ठीक है ना, तो टा नहीं बदलेगा। तो याद रखना ये इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि टेम्परेचर आपने बदल दिया है, तो ये नियत नहीं है। और हम यहाँ लिख देंगे ये इसलिए आया है क्योंकि ई बाई एम क्या है बेटा, नियत है। क्या है? तो हम जानते हैं जो टा पर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू, यानी गतिशीलता श्रांतिकाल पर डायरेक्ट निर्भर करती है। श्रांतिकाल बढ़ेगा तो गतिशीलता बढ़ेगी, श्रांतिकाल घटेगा तो गतिशीलता। बात समझ में आ रही? तो यहाँ ताप पर किस प्रकार से निर्भर हुआ, ताप बढ़ाए थे ना, गतिशीलता के वो श्रांतिकाल क्या हुई थी, कम हो गया था ना, ये घट गई थी, और यहाँ ताप क्या किए थे, बढ़ाए थे। तो अगर ये ताप बढ़ाने पे टा घट गया, इसका मतलब म्यू भी घट गया। तो आप कह सकते हो ताप बढ़ाने पर गतिशीलता घट जाती, गतिशीलता, बात समझ में आ रही है, और ताप घटाने पर आवेश वाहकों की गतिशीलता बढ़ जाती। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ध्यान ये रखना है हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, धातुओं के लिए पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग आगे सीखेंगे ताप का क्या प्रभाव होता है, विद्युत अपघट्ट पर, अर्धचालक पर, इन सब पर अलग अलग प्रभाव होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, नोट कर लो, फिर आगे हम लोग चले। और उसका नाम है ओम्स लॉ, ओम का नियम। चलो इसका भी इंतजार खत्म हुआ, हेडिंग करो ओम का नियम। हाँ ओम्स लॉ, ओम का नियम। बातचीत मत करो बेटा। ओम के नियम को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना, फिर लिखवाते हैं। देखो एक वैज्ञानिक थे, शायद जर्मन के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जर्मन के ही वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, बात समझ में आ रही? और ये जो रिसर्च किए ये आसपास था 1826 से 28 के आसपास, ऐसे कुछ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? उन्होंने रिसर्च क्या किया, चालक तार पे कोई एक चालक तार ले लिया, बात समझ में आ रही, और दो क्वांटिटीज़, दो फिजिकल क्वांटिटीज़, एक तो विभवांतर और एक विद्युत धारा, बात समझ में आ रही। उन्होंने देखा क्या, एक धात्विक चालक है, ध्यान रहे कौन सा चालक है, धात्विक चालक। अभी मैं समझाऊंगा कि ओम के नियम की सीमाएं भी हैं, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हमेशा काम करता है, कुछ जगह तक काम करता है, कुछ जगह तक काम नहीं। और यहाँ पे धात्विक चालक लेने का मतलब ये है कि ये नियम जो है वो इस चालक के लिए सत्य है, बात समझ में आ रही है, धात्विक चालक के लिए सत्य है ना। तो उन्होंने क्या लिया, धात्विक चालक लिया और वो प्रयोग करना स्टार्ट कर दें। क्या प्रयोग करते हैं, पहले तो इस चालक सिरों पर विभवांतर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, विभवांतर V स्थापित कर दिए, बैटरी थोड़ा लगाए होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जोड़े और इनके बीच विभवांतर कितना है सिरों पर, वोल्टमीटर से माप लिया, बात समझ में आ रही है। तो इनके बीच का विभवांतर V है, सपोज करो उन्होंने लगाया है विभवांतर V1, कितना लगाया, विभवांतर लगाओगे जाहिर सी बात है उसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा तो प्रवाहित होगी ना। मान लो इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही थी I1, क्या प्रवाहित हो रहा था बेटा, वो देखते क्या है, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, V1/I1, बात समझ में आ रही है।
सपोज कर लो, ऐसे ही मान लो कुछ कि एन आ गया, कितना आ गया, एन आ गया, वही चालक तार लिए हैं, वही चालक तार लिए हैं। इस बार वो ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी लगाते हैं, बात समझ में आ रही है, या कम लगाते हैं। तो सपोज करो इनके बीच जो विभवांतर लगा है इनके सिरों पर, वो V2 लगा दी। जाहिर सी बात है धारा के मान में भी परिवर्तन होगा, बात समझ में आ रही है। तो धारा वो देखते हैं कि इसमें I2 फ्लो हो रहा है, कुछ और धारा बह रहा है, फिर इनका अनुपात निकालते हैं V2 अपान I2, और फिर देखते हैं यन आ रहा है। अब चौंक जाते हैं, देखते हैं कि हम लोग ज़्यादा विभवांतर लगाए, धारा भी मान में परिवर्तन हुआ, तो देखते हैं फिर भी यन आ रहा है, बात समझ में आ रही है। ऐसे तीसरी बार करते हैं, एक चालक, ये कौन सा चालक तार है, धातुक चालक। फिर कहते हैं नहीं हटाओ, बैटरी बदल दे रहे हैं। इस बार हम लोग V3 लगाएंगे विभवांतर, चालक सिरों के बीच कितना विभवांतर लगा दिए, धारा का मान भी बदल गया I3। और इस बार कहते हैं, इस बार निकाल के देखते हैं V3 अपान I3, इन दोनों का अनुपात निकाल के देखते हैं। फिर देखते हैं एन के बराबर आ गए, उसी के बराबर आ रहा है। हजारों बार आप करो वही आ रहा है, तो नियम तो बनना चाहिए ना। लेकिन ध्यान देना, बैठो, वो कहते हैं कि हम हर बार विभवांतर और धारा में ही परिवर्तन कर रहे हैं, इस बार लाओ चालक में परिवर्तन करके देखते हैं, तार में परिवर्तन करके देखते हैं क्या कुछ बदलता है कि नहीं बदलता है, बात समझ में आई। तो मान लो कि चालक के ताप में परिवर्तन किया गया, किसमें किया गया, मान लो यही चालक है, अभी उन्होंने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब वही, इसके ताप में परिवर्तन कर दिया, ताप में परिवर्तन, और विभवांतर मान लो उतना ही लगा है V3, और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है I3। अब देखते हैं V3 अपान I3 डज नॉट इक्वल टू एन, एन के बराबर नहीं है, यानी अब नियम काम नहीं कर रहा, बात समझ में आ रही है। अगर हम चालक तार के ताप में परिवर्तन कर दिए, ताप में, तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वो पहले जितना आ रहा था उतना नहीं आ रहा, यानी कि स्थिर नहीं रहा, नियत नहीं रहा। एक तो ये व्यवस्था होगी। ऐसे देखते हैं कि अच्छा चलो चालक तार को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसकी लंबाई घटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी उसकी लंबाई कम कर दिए, चालक तार की लंबाई, ओके। अब आप क्या किए हो, लंबाई में परिवर्तन, जरूरी नहीं कम कर दो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। लंबाई में परिवर्तन कर दिए, क्लियर, काट दिए या फिर किसी भी तरीके से कम कर दिए या ज़्यादा कर दिए। अब देखिए मान लो विभवांतर उतना ही है, कितना बेटा, V3, आप अलग भी लगा सकते हो क्योंकि अलग अलग लगाने पे भी तो बराबर आता था, लेकिन वही रखने पे ही बराबर नहीं आएगा। वो देखते हैं कि V3 अपान I3 डज नॉट इक्वल टू एन, यानी जितना पहले आता था उतना अब नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है। थोड़ा बहुत निराश हो रहे थे, सपोज कर सकते हो ऐसा, जब आप अपने मुताबिक कुछ नहीं मिलता है तो ऐसा ही होता है कि अभी तक तो नियम बन रहा था, अब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी बनेगा, अभी देखना। फिर करते हैं, अच्छा इसकी मोटाई में परिवर्तन करते हैं, बात समझ में आ रही है। तार की जो मोटाई, मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई के लंबों दिशा में काट के जो सर्कल मिलता है ना, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मोटाई में परिवर्तन करो, यानी उस सर्कल को कम कर दो, कम करने का मतलब तार पतला हो गया, या फिर उस सर्कल को बढ़ा दो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब तार मोटा हो गया, ऐसा कुछ करते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बढ़िया से। अरे वाह क्या तार है, ऐसे कर लेते हैं, ये लो भैया, तार क्या हो गया, मोटा हो गया, और इनके सिरों के बीच विभवांतर उतना ही, तो धारा उतना ही प्रवाहित होगा। यहाँ पे क्या परिवर्तन किए बेटा, मोटाई में परिवर्तन, किसमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया में परिवर्तन किए। अब देखते हैं V3 अपान I3 डज नॉट इक्वल टू एन, ऐसे दाब में परिवर्तन करते हैं, देखते हैं बराबर नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आया, तुरंत याद हो जाना चाहिए, जब तक हम चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे थे तब तक इन दोनों का अनुपात नियत था, है ना। यहाँ देखो, जब तक हम लोग चालक तार की भौतिक अवस्था में, देखो इसको डिस्टर्ब नहीं किए, तब तक B/I क्या था, नियत था, जितना पहले था उतना अब भी है। आप विभवांतर में परिवर्तन कर रहे हो, धारा में परिवर्तन होगा, ये सब परिवर्तित कर रहे हो, लेकिन इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत ही आ रहा था, वही आ रहा था। जैसे ही आप चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई, मोटाई, ताप, दाब इत्यादि, ये सब क्या है, भौतिक अवस्था है, इसमें परिवर्तन किए तो ये अनुपात नियत नहीं है। तो नियम बना सकते हैं ना, कंडीशन दे दें, कंडीशन दे देंगे, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ही ना किया जाए तो, यानी इस कंडीशन के लिए, तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उस चालक तार में प्रवाहित धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। यही तो उनका नियम है, यही इनका नियम है। बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ से हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, देखो I इधर भाग में उधर जाएगा तो B1 = N × I1। N जानते हो आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट, क्या है, ये तो फिक्स है, ये तो बदलने वाला नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B1 is directly proportional I1। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो B है वो केवल I पर निर्भर कर रहा है, N पर नहीं। तो इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मोटाई, ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना करे तो चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर B उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, धारा I के समानुपाती होता है। बात समझ में आई, तो यही लिखवा दूं क्या, अब 12th में भी पढ़ना है इसको, था 10th में, है ना, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, जो बच्चे पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको और अच्छे से समझ में आएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आया ना, तो फटाफट हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे यदि, ध्यान देना, इस नियम के अनुसार, सबसे पहले लिख लेंगे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार एक कंडीशन देंगे, क्या, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, हाँ, अगर आप इसे चाहो तो लिख सकते हो, जैसे क्या लिखेंगे, जैसे ताप, कामा करके, दाब, लंबाई, मोटाई इत्यादि। अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब जैसे ताप हो गया, उसका दाब हो गया, लंबाई हो गया, मोटाई हो गया इत्यादि, इस तरीके से में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक सिरों लगाया गया विभवांतर, किसकी बात होगी, तो विभवांतर को इसी समय लिख लेंगे, हम लोग सपोज करेंगे उसके सिरों पर B विभवांतर लगाया गया। बात समझ आ रही, लगाया गया विभवांतर V, कामा करनी है, उसमें का मतलब चालक है, उसमें
प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, धारा की वैल्यू मान लेंगे हम, सपोज करेंगे उसमें आई धारा प्रवाहित हो, उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। आप लोग समझ चुके हो पहले, बस इसको लिखना था। क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मीन्स जैसे उसका ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, मोटाई हो गया इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक सिरों पर लगाया गया विभवांतर, जो हम चालक सिरों पर विभवांतर लगाएंगे भी, उसमें प्रवाहित धारा यानी कि चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जो चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया, सिरों पर जो विभवांतर लगाया गया और उसमें प्रवाहित जो धारा थी तो विभवांतर धारा के समानुपाती। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर का सिंबल लगाएंगे, और जैसे ही बराबर लगाएंगे तो बराबर होने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, क्योंकि अभी तक तो बी आई पर निर्भर करता था, बराबर नहीं था, हो भी सकता था नहीं हो सकता, इसकी गारंटी नहीं थी। जैसे ही बराबर करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इसको बराबर करेंगे, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आता है बेटा आर इंटू आर। क्या है? समानुपातिक नियतांक। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, जहाँ आर जो है वो एक कांस्टेंट है। आर क्या है? एक कांस्टेंट है, नियतांक है। ओके, हमको चाहिए क्या था? आई देखो गुणे में इधर आएगा, भाग में, तो इसलिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। और आर क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, ये एक नियतांक हो, यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा? फिक्स रहेगा। बात समझ में आ रही है? और एक चीज हम बता देंगे, क्या ये किस नियतांक को एक नाम से जानते हैं बेटा? आर इज कांस्टेंट, जिसे चालक का प्रतिरोध क्या बोलते हैं बेटा? तो चालक का प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये आप याद रखना, जो B अपॉन आई इज इक्वल टू आर मिला, या फिर जो समानुपातिक नियतांक मिला R, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के बारे में अभी हम लोग आगे बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, फिर भी यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रतिरोध है क्या। तो आप लोग याद रखना कि जो प्रतिरोध है ये किसी भी चालक का गुण होता है बेटा। क्या होता है? गुण। कौन सा गुण? तो हम बोलेंगे जो चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और ये सभी चालक का गुण होता है। कंसेप्ट क्लियर? इसके बारे में हम लोग आगे बढ़िया से पढ़ें। बस अभी के लिए केवल इतना याद रखोगे कि चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। ये किसी भी चालक का गुण होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग सीख लिए B अपॉन आई इक्वल टू आर होगा, और आर कांस्टेंट कब होगा? जब हम चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको हम दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अथवा करके लिख लीजिएगा, अथवा करके एक परिभाषा इसकी और भी लिख सकते हो, नियम, एक नियम इसका लिख सकते हो। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो
चालक सिरों पर लगाया गया विभवांतर B तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। कब नियत रहेगा? जब चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं साहब, पहली बार हम लोग क्या लिखें कि यदि हम किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती। और इसको हम लोग सॉल्व किए तो V/I R मिला, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ये तभी कांस्टेंट रहता है जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, यदि हम किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है, यानी नियत रहता है। यही ओम का नियम था। इसको आप पढ़ चुके। अब हम लोग आगे चल रहे हैं और इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो प्रूफ किसके आधार पर देखने वाले हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल था, कह सकते हो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम लॉ। किसके आधार पर? तो बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इसको आप जल्दी से हेडिंग बनाइए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बोलेंगे? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। ये चीज क्या लिखेंगे बेटा? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। हम सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू NeAVD। ये चीज I इज इक्वल टू यानी ये VD कहाँ से? तो हम लोग बोल सकते हैं अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध। कहाँ से लिखे हो बेटा? अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध से। इसको आप ठीक से लिख लो। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको, क्या बोलेंगे बेटा? वी नो दैट। हम सभी जानते हैं, हम जानते हैं क्या? अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध से I इज इक्वल टू, लिख देंगे I इज इक्वल टू NeAVD। ओके, इसको तो हम सभी जानते थे। अब लिखने वाले हैं VD की वैल्यू। क्या लिखेंगे? बट हम सभी अभी कल ही प्रूफ किए हैं कि जो अनुगमन वेग है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर किस प्रकार से निर्भर करता है। और वो क्या था? तो बोलेंगे VD इज इक्वल टू E अपॉन M इंटू टा। E अपॉन M इंटू टा, ये होता था। एक चीज हम लोग और जानते थे, क्या? तो लिखेंगे चूंकि E इज इक्वल टू B/L,
ये हम लोग जानते थे कि अगर चालक की लंबाई L हो, उनके सिरों के बीच विभवांतर B हो, तो जो उसके उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है उसकी वैल्यू होगी E=V/L। अगर कोई पूछे कहाँ से, तो हम लोग बोल देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध से, यहाँ से। तो जहाँ पे E लिखा हुआ है वहाँ पे बेटा हम लोग V/L लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो इसलिए VD=E, ओके, कैपिटल E की जगह V और बाई L, और यम का गुणा नीचे से आकर यहाँ हो जाएगा इंटू टा। इसको अगर नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिएगा क्या बेटा, VD=E इंटू E की जगह V/L और होल अपॉन M इंटू टा। इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ बटे 1 कर सकते हैं, यहाँ भी बटे 1 कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है EV/L का 1 में L और होल डिवाइडेड बाई M/1 इंटू टा। कोई बात नहीं, हम लोग 1 का गुणा सबसे ऊपर करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो मिलेगा क्या, 1 का गुणा EV में करेंगे तो EV अपॉन M का गुणा L में करेंगे तो ML और इंटू, देखो ऐसी लिखा है VD=EV/ML, EV/ML इंटू टा, इंटू टा। तो यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे का डेरिवेशन भी क्लियर है, हो गया डेरिवेशन, बस यहीं तक आपको समझना था। वैल्यू पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे I=N, ओके, EV ठीक है, AV ठीक है, VD की जगह पे EV/ML इंटू टा, तो लिखेंगे EV/ML और इंटू, ये किसकी जगह पे लिखे, तो BD की जगह पे लिखे, क्योंकि BD बराबर इतना होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, B बेटा यहाँ देखना गुणे में है तो इधर आएगा भाग में। हम इसको इधर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमको ओम का नियम चाहिए। ओम का नियम हम लोग जानते हैं, चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात जो है वो R यानी कि कांस्टेंट के बराबर होता है, सदैव नियत होता है। तो हमको B/I चाहिए, तो यहाँ पर I पहले से B ले आएंगे तो I/B मिल जाएगा, विलोमानुपात लगा देंगे तो B/I मिल जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं कांस्टेंट, तो B गुणे में इधर आएगा भाग में, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे I/B, ओके। यहाँ पे बचेगा क्या, उसको देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर बटे 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, तो बोलेंगे बटे 1 और यहाँ भी बटे 1, ठीक है। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कराएंगे। NEA, तो लिखेंगे यहाँ पर N, E और E का गुणा बेटा E² और A हो गया। B तो यहाँ चला आया है तो टा बचा, तो इंटू टा अपॉन ML का 1 में करोगे ML और फिर ML का 1 में करोगे तो ML। ये मिला आपको। हमको चाहिए क्या, V/I, तो यहाँ पर लिख देंगे विलोमानुपात से। कहाँ से बेटा, ये विलोमानुपात, विलोमानुपात लगाएंगे तो LHS और RHS दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर परस्पर बदल जाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर V है तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि अंश में B बटे, और यहाँ पर न्यूमिनेटर आई है तो डिनोमिनेटर में चलाएगा, यानी कि हर V/I हो गया। इधर भी ऐसे पलट जाएगा तो ML बटे NE² A टा, ये आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर ऐसा है तो अब आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और वही उतना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, चलो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि चालक की भौतिक अवस्था ध्यान से समझना, थोड़ा धैर्य से। यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, तब चालक की भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई अपरिवर्तित रहेगी, जितना है उतना ही रहना चाहिए।
उसका जो मोटाई है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई के लंबवत दिशा में जो काटेंगे उस काट का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई, वो भी नहीं बदलनी चाहिए। उसका टेम्परेचर यानी ताप भी नहीं बदलना चाहिए और दाब भी नहीं बदलना चाहिए, ये सब नहीं बदलना चाहिए। तो अगर ये सब नहीं बदल रहा है तो आप ध्यान से देखो बेटा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ कांस्टेंट है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे देखेंगे तब, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए और टा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग प्रतिरोध R के बराबर मान लेते हैं। मैं समझा रहा हूँ कैसे, ध्यान देना। पहली चीज बेटा यहाँ पर जहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, इसमें आप क्या नहीं जानते हो वो सारी चीजें लिख लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। जहाँ क्या m क्या है, m जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की तो बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम सभी जानते हैं कितना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। ये भी फिक्स हो गया। ओके, n क्या है बेटा, तो n हम लोग बोल देंगे कि एकांक आयतन में है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन हम सभी जानते हैं बेटा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कोई भी चालक आप ले होंगे, जैसे कॉपर लिए हैं, एल्यूमिनियम लिए हैं या लोहा लिए हैं, कोई भी चालक लिए, उसके एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पहले से ही फिक्स होगा, ये तो बदलने वाला नहीं है। तो ना तो ये बदलने वाला हुआ और ना ही m इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये बदलने वाला हुआ, ये दोनों का दोनों फिक्स हो गया। अब बच क्या रहा है, टा। अच्छा E, तो E तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इसको भी आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसी का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और हम सभी जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो भी फिक्स होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो भैया m फिक्स, n फिक्स, E फिक्स, टा क्या है वो भी बता दे रहे हैं। हम लोग बोल देंगे कि ये श्रांतिकाल है, सारे बच्चे जानते हैं कि टा क्या है, तो ये श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल, और हम सभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ताप में परिवर्तन करेंगे, किसमें परिवर्तन करेंगे बेटा, ताप बढ़ाने पर इसका उसमें चाल बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो इसका टा है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायों से प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अगर वो बढ़ गई तो फलस्वरूप श्रांतिकाल में कमी होती है, यानी इसमें परिवर्तन कब हुआ, जब हम लोग ताप बढ़ाए, घटाते तो बढ़ जाता। बात समझ में आ रही है, यानी ताप में परिवर्तन करेंगे तभी तो टा बदलेगा, ये परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दे दिया गया है कि ये ओम के नियम का हम लोग उत्पत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यानी कि उसकी लंबाई, ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं, तो अगर ताप में परिवर्तन नहीं करोगे तो श्रांतिकाल भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पर क्या क्या फिक्स हुआ बेटा, m पहले से फिक्स, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी पहले से फिक्स, कोई भी पदार्थ होगा उसमें फिक्स होगा। E इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये भी फिक्स है, और टा श्रांतिकाल, ये भी फिक्स होगा। कब, जब उसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब ताप में परिवर्तन नहीं करेगा। तो A और L यही दोनों बचा है। तो L हम सभी जानते हैं बेटा लंबाई है, L क्या है, चालक की लंबाई। ओके, और इसी तरीके से एंड अगर हम A की बात करें, A क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट
का क्षेत्रफल, ये चीज हो गया। और जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसकी लंबाई भी नहीं बदलेगी और उसकी मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब अगर ये चालक है बेटा, तो इसको जब लंबाई के लंबों दिशा में ऐसे काटोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। बेलनाकार चालक तार होता है तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा वो वृत्ताकार मिलेगा। कैसा मिलेगा? वृत्ताकार। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बोलते हैं। अगर ये बढ़ा इसका मतलब चालक की मोटाई बढ़ रही है, ये घटा तो इसका मतलब चालक की मोटाई घट रही है। तो चालक की भौतिक अवस्था में जब परिवर्तन ही नहीं करना यानी अपरिवर्तित रहेगा तो ना ए बदलेगा, ना यल बदलेगा, ना टा बदलेगा, और ये तीनों तो पहले से फिक्स रहेगा। तो कुल मिला के मैंने कहा यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो एम एल अपान एन ई स्क्वायर एटा पूरा का पूरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग आर यानी कि रेजिस्टेंस, बोल देते हैं। ये कुल मिला के कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम लोग आर के बराबर लिखते हैं, प्रतिरोध के बराबर लिखते हैं। कल हम लोग इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए अतः V अपान आई बराबर ये कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट कब होगा? जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यही तो ओम का नियम था। तो ये आपका निगमन हो गया बेटा, प्रूफ हो गया ओम का नियम। ओम का नियम प्रूफ तो हो गया है। लगे हाथ कुछ चीज़ें और भी हम लोग इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं, आप इसको COT करके लिख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी करके। पहली बात तो ये है कि आर बराबर, आर का यानी प्रतिरोध का एक नया फार्मूला आपको मिला है, उसको लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे आर इज इक्वल टू कितना बेटा? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए और टा, एन ई स्क्वायर ए और टा। ये फार्मूला याद रखेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखेंगे, यदि या फिर निश्चित ताप पर, किस पर बात हो रही बेटा? निश्चित ताप पर। हम सभी भौतिक अवस्था की बात नहीं कर रहे, हम केवल ताप की बात कर रहे हैं। अगर ताप उसका निश्चित है तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ में आप ध्यान से देखिएगा कि जो एम है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये पहले से फिक्स है। एन है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले से फिक्स है, नियत रहेगा। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी पहले से फिक्स। तो ये तीन के तीनों तो पहले से फिक्स हो गए। बात समझ में आ रही? अब अगर लंबाई बदलोगे तो बदली जा सकती है, चालक तार की मोटाई बदली जा सकती है, ये सब भौतिक अवस्था है। और टा श्रांतिकाल, ये भी बदला जा सकता है। कब? जब ताप परिवर्तित होगा तब। ऐसा हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। यहाँ पर अगर ताप में परिवर्तन हुआ तब फिर ये टा बदलेगा, श्रांतिकाल बदलेगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि निश्चित ताप पर, यानी कि ताप फिक्स है। तो अगर ताप फिक्स है तो ये भी क्या हुआ बेटा? कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। बाकी किसी की मैंने बात नहीं की। तो L और A ये बदल सकते हैं। तो अगर कोई निश्चित ताप है तो निश्चित ताप पे M N E और टा, M N E और टा, इतने चीज क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। तो निश्चित ताप पर किसको बेटा? M, यल तो बदला जा सकता है, अपॉन N M N E स्क्वायर, अभी समझा रहा हूँ इसका मतलब, M N E स्क्वायर, M N E स्क्वायर, ये बदला जा सकता है टा, ये आपको दिख रहा होगा। तो निश्चित ताप पर M अपान N E स्क्वायर टा, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। और इसे ही हम लोग किससे लिखते हैं? तो बोल देंगे रो से। इसको बेटा हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। रो क्या है? तो बोलेंगे जहां जो रो है
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है, यानी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ये हो गया बेटा रो आपका। समझा रहा हूं अभी आपको बढ़िया से। यहां पर लिखिए ऐसा। चलो ठीक है बात। अब चलो ध्यान से थोड़ा समझना। मैंने कहा कि अगर चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो इतना कांस्टेंट होता है, मैंने आपको समझा दिया। ओके, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, मैंने आपको समझा दिया, ये कांस्टेंट रहता है। और इसे ही मैंने कहा कि आप प्रतिरोध मान लो, ये प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि प्रतिरोध किसी चालक का गुण होता है जो चालक में धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। बस इतना सा बात अभी आप याद रखिए, क्योंकि हम लोग कल प्रतिरोध ही पढ़ने वाले हैं बढ़िया से। और उसके बाद मैंने कहा निश्चित ताप पर मैंने आपको समझाया कि m/n² टाउ कैसे कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है निश्चित ताप पर, और इसी कांस्टेंट को हम लोग चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो बोलते हैं। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको भी कल हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे। अभी के लिए केवल इतना जानिए कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है बेटा, वो किसी भी पदार्थ के लिए, किसी विशेष पदार्थ के लिए फिक्स होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, और भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो घनत्व, घनत्व मान लो पानी का है, तो पानी चाहे पूरा समुद्र वाला हो, पूरा एकदम से भरा हुआ हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तब भी उसका घनत्व उतना ही रहेगा। और अगर एक बूंद उसका लिया जाएगा तब भी उसका घनत्व उतना ही रहेगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब उतना ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई चालक है, जैसे कॉपर है, तो कॉपर चाहे बहुत भारी है, लंबाई मोटाई उसकी कुछ भी हो, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा। और बहुत छोटा सा कॉपर है तब भी उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब एल्यूमिनियम लाओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो कॉपर से डिफरेंस होगा, लेकिन सभी एल्यूमिनियम के लिए विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही होगा। तो इतना बात आपको याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो विशेष पदार्थ के लिए फिक्स होता है, विशेष धातु के लिए फिक्स, और अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। इसके बारे में कल हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या इन दोनों में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन किस किसी के बीच में, आर का मतलब रेजिस्टेंस, एंड रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग समझेंगे आज कि ये क्या होता है, और इसको आप 10th में पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग, इतने में काम बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, चूँकि हम सभी जानते हैं R बराबर कितना बेटा, R बराबर ml, ठीक है। m इसको ठीक से लिखेंगे m/n² इंटू L/A। ध्यान देना, ऊपर देखो ml था, मैंने ml लिख दिया, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अपॉन n² को पहले लिख लिया, n² को, और a को इधर लिख दिया गया। कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भिन्न है, आपस में गुणा कराओगे अंश का अंश में, हर का हर में वही चीज़ मिलेगा। इसलिए इसको ऐसा किया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं m/n² रो के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चूँकि m/n² इज इक्वल टू रो, इसके बराबर है, तो इसलिए r इज इक्वल टू m/n² की जगह पे हम लोग लिख देंगे रो, और इंटू L/A। तो यही दोनों में संबंध है, ये इन दोनों में संबंध है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे। इसको अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर रो की वैल्यू निकालनी हो तो रो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बराबर, r पहले से था, ओके, a इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, ओके, और l इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो ये, या फिर रो इज इक्वल टू, तो हम लोग बोल देंगे RA/L।